हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सोहा। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं आज, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए अब मुझे ये बताइए कि सेक्टर एक्चुअल में कहते हैं किसको। हम हमारे आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो जो तरह तरह के काम करते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पर लेक्चर दे रही हूँ, डॉक्टर लोगों का इलाज करता है, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, और ये सब्जी वाले, रेडी वाले, दिहाड़ी मजदूर, और ये आईएएस ऑफिसर्स वगैरह वगैरह। तो ये जो काम करते हैं, और हाँ खास तौर पे हमारा अन्नदाता किसान, तो ये जो काम करते हैं अपने हिसाब से, तो इन सभी काम को ही सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। तो मतलब ये जो अपने अपने काम कर रहे हैं, तो ये सब काम ही उनके अपने सेक्टर के अंदर आते हैं। अब सेक्टर्स कितने तरह के होते हैं? सेक्टर होते हैं 3 तरह के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो अब प्राइमरी सेक्टर वो उनको कहते हैं जो कि नेचुरल सोर्सेज से अपना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। सर्विस तो गलत कह दिया, गुड्स। तो अब इनमें जैसे कि कपास है, कॉटन है, तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि इसके लिए सूरज की रोशनी चाहिए, प्लस में बीज और खाद पानी चाहिए, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। अब ये तो है नहीं कि हम कॉटन को मशीन से बनाएंगे, तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्स। अब जिस तरह की कई तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दही, पनीर, घी एक्सेट्रा, लेकिन इनके लिए जो मेन सोर्स है वो है दूध। दूध एक नेचुरल रिसोर्स है। तो डेयरी, अब जिस तरह की एग्रीकल्चर फील्ड्स, डेयरी प्रोडक्शन और ये फिशरी, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं और इनको कहते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर। इनको एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट वन, अब जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बन गए, अब इनका क्या होता है? तो ये हमारे जो किसान भाई हैं, इनको इंडस्ट्रीज में जाके बेच देते हैं। तो अब जैसे कि अगर वो अपनी गेहूं बेचेंगे तो कुछ तो वो अपना अमाउंट खाने के लिए रख लेते हैं, जैसे मैंने अपनी 9th क्लास में मैंने आपको बताया था, और कुछ वो बेच देते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को। और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, इनका कोई बिस्कुट बनाती है, कोई मैदा बनाती है, कोई कुछ बनाती है। तो ये सब चीजें हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स में आ गई। तो अब इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब इन तीनों से बढ़कर भी, इन तीनों से ऊपर भी एक और सेक्टर है, तो जिसमें हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, ट्रांसपोर्टेशन और बस सर्विस ड्राइवर्स वगैरह आ गए, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये दो सेक्टर तो गुड्स प्रोवाइड करते हैं, और ये वाला जो सेक्टर है हमारा, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब इन तीनों का हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो प्राइमरी सेक्टर वाले हैं, ये क्या करते हैं, अपना गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, व्हीट, राइस, ज्वार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब ये लोग, अब इनके लिए इनकी फिक्स प्राइस होती है मंडी में, जो मौसम के अनुसार हर साल चेंज होती है, ज़्यादा नहीं होती है, मतलब मिनिमम स्पॉट प्राइस ही होती है, लेकिन ये चेंज हर साल होती है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि उस चीज को इसको बेच देते हैं और ये इनको बेच देती है, तो मतलब इस्तेमाल तो सारी करेंगे। तो देखिए मान लीजिए अब 5 रुपए में 1 किलो गेहूं बिका, 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, वैसे 5 रुपए में मिलता नहीं है, लेकिन तो 10 किलो गेहूं वो 50 का हो गया। तो 50 वाला वो इंडस्ट्री वालों ने खरीद लिया। अब वो उसके जो बिस्कुट बनाएगी या जो भी प्रोडक्ट अपने बनाएगी, तो उसको अब बेच देते हैं। अब सीधी सी बात है, अब बिस्कुट बन गया, अब उसमें क्या है कि वो मेरे जैसी कोई खरीदेगी और उसको खाएगी, तो वो जो बिस्कुट की जो प्राइस है वो हमारी लास्ट प्राइस होगी। तो 10 रुपए लगा लेते कि 10 रुपए का एक पैकेट का बिस्कुट है, तो वो 10 रुपए उसकी प्राइस होगी। वैसे तो ये सारी भी इंक्लूड की जाएगी, वे इसको बेचा इतने मिले, इसको बेचा इतने मिले, इसको बेचा इतने मिले, लेकिन जीडीपी में हमारी जो नेशनल इनकम होती है, उसमें फाइनल इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो दैट्स कॉल्ड जीडीपी।
और इसको हम हमारी पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। और नेशनल इनकम भी हो गई, जो इंपोर्ट करते हैं उससे जो इनकम आएगी वो भी हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगी। तो अब ये था इसका कंपेयर। अब आगे इंडिया में, तो अब जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई, जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें लोगों को कंट्रीब्यूट कम होता गया। तो अब वो लोग क्या करने लगे कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की तरफ जाने लग गए। तो आगे इसका कंपैरिजन हम कुछ चार्ट के द्वारा करते हैं। तो अब इनका आगे आगे हमारे टर्सरी सेक्टर में किस तरह से ग्रोथ हुआ है आने वाले 40 सालों में, तो वो हम इस ग्राफ के द्वारा डिसाइड करेंगे। ये वाला हमारा, ये मैं लिख देती हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सॉरी, वो कलर वाले मार्कर नहीं है ना, तो इसलिए मैंने ये वाले। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो देखिए ये हमारे जो डाटा है, ये है 1973 से लेके, ये तो हमारा 1973 का डाटा है। इसमें ये करोड़ रुपीस में है। तो 5,000 करोड़ रुपए तो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड हुए थे, और सेकेंडरी और टर्सरी में 10,000 करोड़ रुपए जो थे वो इंक्लूड हुए थे। लेकिन आगे आने वाले 40 सालों में जो प्राइमरी सेक्टर में थे वो 2,000 करोड़ रुपए इंक्लूड हुए, सर्विस सेक्टर में 2,500 करोड़ रुपए, लेकिन टर्सरी सेक्टर में जो है 5.5 थाउजेंड करोड़ रुपए जो है वो इंक्लूड हुए। वो क्यों इंक्लूड हुए कि जैसे जैसे जो हमारी एग्रीकल्चर है उस पर डिपेंडेंसी कम होती गई, तो लोग दूसरे सेक्टरों में भी जाने लगे। तो इसलिए इस सेक्टर में एक तो रोजगार की भी वृद्धि हुई, प्लस में कंपटीशन भी बढ़ा, और आगे आगे जो ये है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो गया। तो अब ये जो है ये हमारे शेयर हैं। ये जो सेकंड ग्राफ है इसमें हमारे दिख रहा है शेयर है। देखिए क्या है, 40% तो प्राइमरी सेक्टर में थे, ये 1973 के आसपास, और ये 40 से लेके 60, ये 20% सर्विस सेक्टर में थे, और उसके बाद जो बचे हुए 50% था वो टर्शरी सेक्टर में था। लेकिन जब कृषि में डिपेंडेंसी कम हो गई और लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाते रहे, तो अब प्राइमरी सेक्टर में तो है 10% शेयर था, ये था 2013-14 के आसपास, और सेकेंडरी सेक्टर में 20%, ये 20 से लेके 30 तक, ये 20 से लेके 30 तक 20% सर्विस सेक्टर में था, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में था। और लेकिन टर्सरी सेक्टर में ये हो गया हमारा 30 से लेके 100 तक 70%। अब इससे देखिए, अब आगे जो है इससे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कितना में क्या जनरेशन हुआ। प्राइमरी सेक्टर में 71 था, ये था 73 और 74 में, सेकेंडरी सेक्टर में 11% था, और जबकि टर्सरी में 71% था। क्योंकि आगे आगे जब कंपटीशन बढ़ा तो अब बाद में प्राइमरी सेक्टर में थोड़ा गलती 37 प्राइमरी सेक्टर में, 25 जो थे वो सेकेंडरी सेक्टर में, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ 38%, वो हुआ हमारा टर्शरी सेक्टर में। तो ये हमारे जो है कुछ डाटा है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा कि कुछ लोग जो थे जो कंपटीशन में नहीं आ पाए थे, तो उन लोगों इस तरह से क्या है कि अगर ग्रोथ जीडीपी की ग्रोथ हुई तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। तो देखिए इससे कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट आए। तो देखिए जब कृषि पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई, मतलब अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट, तो क्या हुआ कि हिडन
अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। कैसे कि मान लीजिए अगर किसी खेत में सिर्फ 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो 5 लोग तो उस पर वैसे ही लगे हुए हैं, तो कई बार 5 लोग रख लिए जाते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट तो 2 लोगों की होती है, क्योंकि अब आगे आगे टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर गई है। तो बाकी जो 3 लोग हैं वो हिडन एम्प्लॉयमेंट है, मतलब बस वैसे लगे हैं लेकिन उनका कोई वहाँ पे रोल नहीं है। आगे है डिस्ग्विश्ड, तो ये है कि मतलब इसको हिंदी में छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब ये दिखाई नहीं देती बेरोजगार है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए अगर किसान के परिवार में 4 बेटे हैं तो काम उसमें से सिर्फ 2 करते हैं, और लेकिन बाकियों को भी मिल जाता, लेकिन फिर भी वो बेरोजगारी के ही अंडर आएंगे। और उससे देखिए एक क्या है कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स है सारा दिन घूमते हैं, भाई हो सकता किसी दिन सारा सामान बिक जाए, किसी दिन ना भी बिके, तो उस दिन वो थोड़े पैसे कमा पाते हैं, तो ये भी एक तरह से, लेकिन उनकी फिर डेली फूड रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इससे क्या है कि कई बार मतलब एक सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंसी होने से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हुआ है। तो इसको फिर हम हमारे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम इसको कहेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।